So good evening friends. Today I have chosen a very important topic which is important in respect of your exam, in respect of any exam. So we will today discuss the important amendment of Indian Constitution. So let's start. इस पे हम ओनली इम्पोर्टेंट करेंगे. तो फर्स्ट अमेंडमेंट हमारे पास फर्स्ट अमेंडमेंट कब होता है 1951 में. फर्स्ट अमेंडमेंट से क्या होता है हमारे पास नाइन्थ शेड्यूल ऐड होता है. नाइन्थ शेड्यूल में क्या होता है कि नाइन्थ शेड्यूल में हमें पता है कि जो कुछ एक अभी जुडिशरी के पास पावर होती है कि वो चेक कर सकता है कि वेदर द जो कोई कानून बना है वो कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट है कि नहीं है. तो उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक की जाती है जुडिशियल रिव्यू के थ्रू. तो फर्स्ट एक्ट के थ्रू क्या किया, कुछ एक चीज़ों को हमने नाइन्थ शेड्यूल में डाला. नाइन्थ शेड्यूल में क्या होता था कि जो चीज़ें नाइन्थ शेड्यूल में डाली उस पर हमारे पास जुडिशियल रिव्यू नहीं लगता था. तो ये हमारे पास था नाइन्थ शेड्यूल ऐड किया गया फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में. उसके बाद फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट 1955 इंक्लूड सम मोर एक्ट्स. हाँ, कुछ और एक्ट कर दिए फोर्थ शेड्यूल फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट में. सेवन्थ अमेंडमेंट में 44 मोर एक्ट कर दिए. देखो जो भी गवर्नमेंट को उस टाइम लगता था ना कि ये वाले एक्ट इसमें डालते रहना है कि इनको जुडिशियल रिव्यू से बचाना था, उनको उनमें नाइन्थ शेड्यूल में डालते गए. मतलब हमारे पास फर्स्ट अमेंडमेंट सिंपली याद रखना, इससे नाइन्थ शेड्यूल ऐड हो गया. बाकी जो डिटेल है इसको आप पढ़ सकते हैं, इसको मैं शेयर कर दूंगा आपको टेलीग्राम पे या फिर कहीं और पे. उसके बाद हमारे पास सेकंड अमेंडमेंट हमारे पास होता है 1952 में आता है. सेकंड अमेंडमेंट में क्या बोला कि जो लोकसभा की जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन था, स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन था कि कितने बंदों पे एक सीट होगी, तो उसको 7.5 लाख बंदों पे एक सीट का उन्होंने डिसाइड किया. तो ये हमारे पास सेकंड अमेंडमेंट था. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आते हैं सेवन्थ अमेंडमेंट. वी आर डूइंग ओनली इम्पोर्टेंट. सेवन्थ से क्या किया हमने, सात सात से याद रखना आपने. सात 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 का मतलब क्या है कि दो या दो से अधिक स्टेटों के हमारे पास कॉमन हाई कोर्ट हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ एंड पंजाब का एक कॉमन हाई कोर्ट है जो है चंडीगढ़ में होता है उनका हाई कोर्ट. उसके अलावा हमारे पास और क्या किया इसमें, ABCD जो स्टेट्स की क्लासिफिकेशन थी उसको भी हमने इससे अबॉलिश कर दिया, हटा दिया. उसके बाद हमारे पास आता है इम्पोर्टेंट नाइन्थ अमेंडमेंट एक्ट. तो नाइन्थ अमेंडमेंट एक्ट आता है हमारे पास 1960 में. इससे क्या किया हमारे पास, इंडो पाक एग्रीमेंट को इससे मतलब पूरा किया उन्होंने. क्योंकि देखो कोई लैंड हमने किसी कंट्री को देनी है या एडजस्टमेंट करना है बाउंड्री की, तो उसके लिए हमें अमेंडमेंट करना पड़ता है. इस टाइम जो इंडो पाक सेटलमेंट था, बाउंड्रीज का सेटलमेंट था, उसके लिए उसके वो हुआ इसके थ्रू. ठीक है, जो आपने पढ़ा होगा बेरोवरी यूनियन का, जो बेरोवरी यूनियन आपने पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज अगर आप इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे. तो बेरोवरी यूनियन का जो पार्ट था वो हमने पाकिस्तान को दे दिया था मतलब, और वहाँ से हमारे पास उनके साथ एडजस्टमेंट हो गया था परमानेंटली. तो ये था हमारे पास सर नाइन्थ अमेंडमेंट. फिर टेंथ अमेंडमेंट में क्या था, दादरा नगर एंड हवेली को एक यूटी बनाया गया इंडिया की. तो टेंथ, ठीक है. उसके बाद ट्वेल्थ में हमारे पास गोवा दमन दीव इनको यूटी बना दिया. देखो फिलहाल हमारा इंपॉर्टेंट में फर्स्ट है, सेवन्थ है. सेवन्थ में क्या बोला हमने, साथ साथ दो या दो से ज़्यादा हाई कोर्ट्स को, मतलब दो स्टेट्सों के दो या दो से अधिक स्टेटों के कंबाइंड हमारे पास एक सिंगल हाई कोर्ट हो सकता है. फिर हमने नाइन्थ पढ़ा, बेरोवरी यूनियन का जो पोर्शन था पाकिस्तान को दिया गया था. टेंथ आपने खुद देख लेना, दादरा नगर. 11th भी 12th भी यही है. फिर 13 हमारे पास, 13 क्या है, आर्टिकल 371 के अंडर जो है नागालैंड को स्पेशल पावर दी गई और नागालैंड एक हमारे पास स्टेट बनाया गया. उसके बाद फोर्टीनथ में पुडुचेरी को बनाया गया. 1962 में आता है 14th अमेंडमेंट. तो इसमें हमारे पास हिमाचल प्रदेश को यूटी बना गया, मणिपुर को, त्रिपुरा, गोवा, दमन, दीव, इन सब को हमारे पास यूटी बना गया विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब कि एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन भी दे दिया वहाँ पे. उसके बाद हमारे पास 19th अमेंडमेंट 1966. इससे क्या किया कि जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स थी, इलेक्शन ट्रिब्यूनल को ख़त्म किया और उनकी जो पावर है वो हमारे पास जैसे इलेक्शन की पेटिशंस है वो सब हाई कोर्ट देखेगा. ये बोला गया हमारे पास 19th अमेंडमेंट में. उसका 21st में आपके पास जो सिंधी है, सिंधी लैंग्वेज को ऐड किया गया हमारे पास 8th शेड्यूल में. 8th शेड्यूल में हमें पता है कि 22 लैंग्वेजेस आती है, तो उनमें से एक सिंधी को भी ऐड किया गया 1967 में बाय 21st अमेंडमेंट. उसका 24th अमेंडमेंट.
24th अमेंडमेंट में क्या किया गया, 24th आता हमारे पास 1971 में ड्यूरिंग द टर्म ऑफ इंदिरा गांधी। तो इस टाइम इन्होंने क्या बोला कि प्रेसिडेंट का असेंट कंपलसरी है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के लिए, प्रेसिडेंट को असेंट देना ही पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के केस में। तो हमारे पास 24 था। फिर 25th अमेंडमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये भी 24th 5th 6th ऑलमोस्ट सेम टाइम में आते हैं। 25th में क्या होता है, फंडामेंटल राइट ऑफ प्रॉपर्टी, हमें पता है कि प्रॉपर्टी का पहले फंडामेंटल राइट था, उसको कर्टेल किया गया, हटा दिया गया, इसकी जगह इसको क्या बना दिया गया, लीगल राइट। उसके बाद हमारे पास 26th अमेंडमेंट 1971, प्रीवी पर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ द फॉर्मर रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट वर अब्लिश्ड, मतलब कि जो हमारे पास प्रिंसली स्टेट्स थी, जो राज्य रजवाड़े थे, उनकी पेंशन्स को जो है 26th अमेंडमेंट 1971 में उनको जो है हटा दिया गया था। उसको 31st अमेंडमेंट में क्या होता है, 525 से हमारे पास 545 तक की जाती है लोकसभा की सीट्स। फिर हमारे पास 35th अमेंडमेंट में क्या होता है, सिक्किम को क्या एक प्रोटेक्टरेट स्टेट घोषित किया जाता है और एसोसिएट स्टेट घोषित किया जाता है। देखो सिक्किम एकदम से इंडिया का पार्ट नहीं था, प्रोटेक्टरेट था कि इंडिया के संरक्षण में रहेगा, मतलब उसके बाद में इसको ऐड करते हैं। तो हमारे पास अभी तक स्टेट नहीं है इंडिया का, अब मतलब इस टाइम तक 1974 तक दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। उसका 1975 में आता है 36 अमेंडमेंट। 36 अमेंडमेंट के थ्रू क्या करते हैं, सिक्किम को जो है फुल फ्लैश स्टेट बना देते हैं इंडिया का। 35th में पढ़ा एक प्रोटेक्टोरेट के रूप में होता है, 36 में हमने पढ़ा कि इसको एक फुल फ्लैश स्टेट बनाते हैं इंडिया का। फिर अमेंडमेंट 40th अमेंडमेंट में क्या किया, हमें पार्लियामेंट ने बोला कि हम अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो कि हमारे पास 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है, उसको उसकी जो पावर, मतलब उसका ऐसा बोला कि पार्लियामेंट ने एक एक्ट लाया कि जो मैरीटाइम जोन्स है वहाँ पे हम अपना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को अपने हम मतलब वो बता सकते हैं कि ये हमारा इतना जोन हमारे EEZ के अंडर आता है। उसके बाद हमारे पास तो 40th था, उसका 42nd और 44th हमारे पास इंपॉर्टेंट है। 42nd को बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है जी। इसके मिनी कॉन्स्टिट्यूशन देखो, इसको डिटेल में पढ़ लेना कि क्या क्या इसमें प्रोविज़न ऐड हुए थे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड हुई थी। 44th में क्या होता है, कुछ एक जो चीज़ें होती है, क्योंकि 42nd और 44th में इसलिए बोल रहा हूँ स्पेशली पढ़ने, क्योंकि क्वेश्चन मैक्सिमम इसी में से आ जाते कई बार। 42nd में जो कुछ एक चीज़ें ऐड की गई थी उनको रिवर्स किया गया 44th अमेंडमेंट में, क्योंकि 44th के टाइम में हमारे पास इंदिरा गांधी गवर्नमेंट होती है और 44th के टाइम में हमारे पास जनता दल गवर्नमेंट आ जाती है, तो उस टाइम इसमें चेंजेस हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास 52nd अमेंडमेंट 1985 है। ये क्या है, 52nd अमेंडमेंट 1985, ये हमारे पास एंटी डिफेक्शन लॉ। इस अमेंडमेंट से क्या होता है कि हमारे पास 10वें शेड्यूल में जो है कि को डिफेक्शन लगना किस बंदे पे, तो कौन कौन से ग्राउंड्स पे लगना है, डिफेक्शन एंटी डिफेक्शन मतलब दल बदल अधिनियम क्या होता है वो लगना है, तो किस केस में लगेगा। उसका 61st अमेंडमेंट 1989, 61st अमेंडमेंट 1989 से क्या कर दिया, 21 से एज कम कर दी गई 18 साल तक। 61st से क्या किया, 61st में याद रखो आप 21st 61st 1 1 आ रहा दोनों के एंड में, तो 61st से 21st क्या किया कि हमारे पास एज को डिक्रीज़ किया गया 21 to 18 ईयर्स तक। उसके बाद हमारे पास 65th अमेंडमेंट से हमारे पास दो बॉडीज़ बनाई गई, NCSC और NCST। इससे पहले क्या होता था, ऑफिस ऑफ ए स्पेशल, देखो इस टाइम में NCSC और NCSC और ST के लिए एक ही बॉडी थी, पर 1990 से पहले क्या होता था, 1990 से पहले हमारे पास ऑफिस ऑफ ए स्पेशल ऑफिसर फॉर SC एंड ST होता था, इसको रिमूव कर दिया, इसकी जगह NC नेशनल कमीशन फॉर SC एंड ST बनाया गया। उसका 69th अमेंडमेंट में हमारे पास दिल्ली को जो है NCR मतलब नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का स्पेशल दर्जा इसको दिया गया। और क्या गया, 70 मेंबर की लेजिस्लेटिव बॉडी और 7 मेंबर की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एस्टेब्लिश की गई यहाँ के लिए। उसके बाद हमारे पास 71st अमेंडमेंट में, इससे पहले हमने सिंधी पढ़ा 21st में, तो 71st में हमारे पास कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली इन लैंग्वेज को हमारे पास ऐड किया गया 8th शेड्यूल में। टोटल लैंग्वेज अभी तक कितनी होगी हमारे पास, 18। उसका 73rd अमेंडमेंट, 73rd हमें पता है कि पंचायती राज को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, तो इससे 11th शेड्यूल ऐड होता है इसमें।
कॉन्स्टिट्यूशन में। उसका 74th अमेंडमेंट किस लिए हमारा, म्यूनसिपलिटी के लिए। इससे क्या होता है 12th शेड्यूल ऐड हो जाता है हमारे पास, दोनों आते हैं 1992 में, इससे 12th शेड्यूल हो जाता है म्यूनसिपलिटी का हमारे पास ऐड इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट के टाइम आता है 2002 में। इससे क्या होता है कि 6 से 14 साल वाले बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, इसको एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया। इससे क्या चेंज होता है, इसको अमेंडमेंट करने से और क्या चेंज होता है, जो हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटीज के आर्टिकल 51A के अंडर उसमें भी चेंजेस हो जाता है। ठीक है, इसमें चेंज किया जाता है कि एक फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की जाती है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हु इज़ पेरेंट और गार्जियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और वार्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। उसके बाद हमारे पास 88th अमेंडमेंट। 88th अमेंडमेंट से क्या होता है, सर्विस टैक्स इससे क्या आर्टिकल बनता है इसमें 268.A आर्टिकल इंसर्ट हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये क्या बोलते हैं इसके अंडर कि सर्विस टैक्स को जो है यूनियन लिवाई कर सकता और यूनियन एंड कलेक्टेड एंड, मतलब सर्विस टैक्स लगाएगा यूनियन और कलेक्ट और अप्रोप्रिएशन करेगा स्टेट। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है। उसका 92nd, ये हमारे पास अभी कितना 18 हुई थी पीछे तक, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, इनको भी ऐड किया जाता है 8th शेड्यूल में। तो टोटल हमारे पास जो शेड्यूल 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस दैट कम्स टू 22। उसके बाद हमारे पास 95th अमेंडमेंट। 95th अमेंडमेंट में क्या होता है हमारे पास, जो हमारे पास 2020 तक जो है SC ST इनकी जो है हमारे पास स्टेट असेंबलीज में, हमें पता है कि इनको कुछ एक सीटें रिजर्व्स होती है, तो उसको 2020 तक इन्होंने एक्सटेंड कर दिया 95th अमेंडमेंट के थ्रू। फिर 97th अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 2011 में आता है। इससे क्या होता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। इससे क्या हुआ, क्या क्या चेंजेस हुए, एक तो आर्टिकल 19 में चेंज हो गया। आर्टिकल 19 में क्या चेंज हुआ कि राइट टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐड हो गया उसमें। उसके बाद DPSP चेंज हो गया, DPSP में 43B में चेंज हो गया टू प्रमोट कोऑपरेटिव सोसाइटी। उसके बाद जो है 9B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसमें भी चेंज हो गया, उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी ऐड हो गया। उसके बाद हमारे पास 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या है, 2015 में आता है। तो इसमें क्या है कि बांग्लादेश को कुछ ये टेरिटरीज़ और एनक्लेव्स को बांग्लादेश को हम दे देते हैं और बांग्लादेश से कुछ एक लेते हैं हम। ठीक है, मतलब लैंड बाउंड्री एडजस्टमेंट, जो भी रीसेटलमेंट विद बांग्लादेश। तो ये याद रखना आपने 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। फिर 108 आपको पता है GST में GST कौन सी बनती है, आर्टिकल 279 के अंडर। उसके बाद 102 आता है हमारे पास। 102 आर्टिकल क्या बोलता है हमारे पास, NCBC। पहले हमारे पास NCSC NCST ये सब का मतलब सॉरी ये तो अलग चीज़ है। NCBC के लिए एक अलग बॉडी बना दी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये वाले एक अलग बॉडी बना दी, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दी बॉडी तो पहले क्योंकि। उसके बाद 103 हमें पता है EWS IS से 10% जो है रिजर्वेशन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को दिया गया। इससे क्या चेंज होता है, आर्टिकल 15 में चेंज होता है इससे। उसके बाद 104th अमेंडमेंट 2020। 104th अमेंडमेंट में क्या होता है कि जो हमारे पास हमने बोला था पीछे कौन से आर्टिकल जिसमें किया था हमने, पीछे किस में किया था हमने, 95th में किया। देखो कि 2020 तक ये जो सीटें हैं, ये वाला इधर देखो 2020 तक जो सीटें हैं SC ST की, इनको रिजर्व किया जाएगा। तो इस वाले 104th में क्या है 2020 में आता है, इन सीटों को जो है आगे तक कर दिया है 70 ईयर्स टू 80 ईयर्स। लोकसभा एंड स्टेट असेंबली फ्रॉम 70 to 80 ईयर्स, 80 सीट्स को बढ़ा दिया है। ठीक है, और एक क्या कि चेंज केस में हमारे पास एंग्लो इंडियन कम्युनिटी नहीं होती थी, उनको रिजर्वेशन मिलता था, वो भी हटा दिया इन्होंने। उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट आता है 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि लेटेस्ट है। 105th में क्या होता है कि स्टेट्स को राइट दिया गया कि आप अपनी OBC की लिस्ट, अदर बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट को बना सकते हैं। पहले ये राइट सेंटर के पास था, पर 105th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद क्या होता है कि ये वाला जो राइट है वो स्टेट्स को मिल जाता है। आई होप दिस वुड बी अ इंफॉर्मेटिव वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट टाइम।